जय जैन दर्शकों, नमस्कार। मैं हूं सुधीर जैन देवगिरी और आप मेरे चैनल देख रहे हैं एस्ट्रो टाइम। दोस्तों, आज हम मेष लग्न की बात करेंगे। ज्योतिष में हजारों सूत्र हैं, सूत्र हम बीच बीच में लेते चलेंगे, लेकिन हम आज मेष लग्न आरंभ कर रहे हैं कि मेष लग्न में कौन से ग्रह क्या परिणाम देते हैं। जिन व्यक्तियों की जन्मपत्री मेष लग्न की है वो अपनी जन्मपत्री खोल के देख सकते हैं। जो मैं बताऊँगा उसको नोट करें आप। और मैं आज ये बताने का प्रयास करूँगा कि मेष लग्न के लिए कौन से ग्रह, इन नव ग्रहों में कौन से ग्रह लाभदायक होते हैं और कौन से ग्रह नुकसानदायक होते हैं, कौन से ग्रह व्यक्ति को सुख दिलाते हैं और कौन से ग्रह व्यक्ति के जीवन में अवरोध देते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले मेष लग्न की। तो मेष लग्न में मंगल जो हैं वो लग्नेश और अष्टमेश बनते हैं। ज्योतिष का एक सार्वभौमिक नियम है, शाश्वत नियम है कि लग्नेश जो ग्रह होता है उसको अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है, क्योंकि लग्न परम शुभ स्थान है, ये सर्वाधिक शुभ स्थान माना गया है और अष्टम स्थान परम अशुभ माना गया है। लेकिन यहाँ पर एक ही ग्रह यानी मंगल लग्नेश भी बनते हैं और अष्टमेश भी बनते हैं, तो मंगल को इसमें शुभ ग्रह ही माना जाता है। हम बात करते हैं कि इस मेष लग्न में कौन से ग्रहों को शुभ माना जाएगा, कौन से ग्रहों को अशुभ माना जाएगा, योग कारक माना जाएगा, अकारक माना जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि जन्मपत्री में ये 1, 4, 7, 10 मेष लग्न की जन्मपत्री में ये चारों केंद्र माने जाते हैं। 1, 4, 7, 10 इनको केंद्र की संज्ञा दी गई है। और 1, 5, 9 इनको त्रिकोण स्थान माना गया है। तो केंद्र जो स्थान है इनको विष्णु भगवान का स्वरूप माना गया है और इनको शुभ स्थान की संज्ञा दी गई है। लेकिन ये पूरी तरह ना तो शुभ मान सकते हैं हम केंद्र स्थानों को, ना अशुभ मान सकते हैं। ये परिस्थिति बस शुभ भी हो जाते हैं और अशुभ भी हो जाते हैं। लेकिन ये त्रिकोण स्थान 1, 5, 9 ये हमेशा परम शुभ ही रहते हैं। इनके स्वामी ग्रह जो भी होंगे इस मेष लग्न में वह परम योग कारक और शुभ ग्रह माने जाते हैं। इसके साथ साथ जन्मपत्री का 3रा, 6वां और 11वां ये स्थान त्रिषडाय स्थान माने जाते हैं। इनको ज्योतिषीय भाषा में त्रिषडाय स्थान कहते हैं। 3, 6 और 11 इनको अशुभ माना जाता है। 3रा स्थान से ज़्यादा अशुभ 6ठा स्थान और 6ठे से भी ज़्यादा अशुभ 11वां स्थान। उत्तरोत्तर क्रम से ये लिया जाता है, इनको अशुभ स्थान माना जाता है। इसके साथ साथ त्रिक स्थान 6, 8 और 12 ये त्रिक स्थान माने जाते हैं, ये भी परम अशुभ माने जाते हैं। और इसके साथ साथ 3, 6, 10, 11 ये उपचय स्थान बोलते हैं इनको। इन स्थानों की बोलचाल की भाषा में, ज्योतिषीय भाषा में इनको उपचय स्थान कहते हैं। जो मैं आपको संज्ञाएं बता रहा हूं ये बोलचाल की भाषा में ज्योतिषीय भाषा है, इसको समझना बेहद आवश्यक है। जब भी आप अपनी, जैसे आपकी मेष लग्न जन्मपत्री हो, जब भी आप उसका विश्लेषण कर सकते हैं। और ये 7वां और दूसरा ये मारक स्थान माने जाते हैं। ये मारक स्थान क्यों माने जाते हैं, हम मेष लग्न पे कई पार्टों में बात करेंगे। अब ये प्रथम पार्ट है मेष लग्न का, तो अभी इसमें आप जो समझाऊंगा उतना समझें, फिर इसके बाद हम इसकी एक सीरीज बनाएंगे जो आपको अच्छी तरह से मेष लग्न के बारे में जानकारी मिल जाएगी। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये त्रिकोण स्थान परम शुभ हो गए। केंद्र स्थानों को हम स्थिति बस देखेंगे, ये शुभता देंगे या नहीं देंगे। त्रिषडाय अशुभ स्थान माने जाते हैं 3, 6, 11 और त्रिक स्थान सर्वाधिक अशुभ हैं 6, 8, 12 और ये मारक स्थान है 7 और 2। अब इनकी विशेषताएं समझते हैं कि ये कैसे शुभ हैं, कैसे अशुभ हैं, कैसे मारक हैं, परिस्थितिवत कैसे बनते हैं। यहाँ मैं अब सबसे पहले आरंभ करता हूँ आपको ये मंगल से। मंगल की, क्योंकि मंगल की राशि मेष राशि लग्न में उदित हुई है, तो मंगल यहाँ पर लग्नेश और अष्टमेश बने। लग्नेश होने से ये
केंद्र के स्वामी भी हो गए, त्रिकोण के स्वामी हो गए। लग्नेश हमेशा शुभ ग्रह माने जाते हैं, लेकिन अष्टमेश परम अशुभ माने जाते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था, लग्नेश जो ग्रह होता है उसको अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है, यानी मंगल यहां पर शुभ माने जाएंगे। अब बात करते हैं हम शुक्र की। शुक्र क्या है? शुक्र द्वितीय और सप्तम स्थान के स्वामी है, यानी इनकी एक राशि सप्तम स्थान में और एक दूसरे स्थान में। ये दोनों ही स्थान मारक माने जाते हैं। मारक क्यों माने जाते हैं? क्योंकि ये अष्टम स्थान आयु स्थान है, व्यक्ति की आयु दिखाता है, उसको जीवन के अंदर कितनी आयु प्राप्त होगी। तो अष्टम से ये 12वां चला जाता है, तो 12वां जाने के कारण इसको आयु को ये क्षीण करता है, इसलिए इसको मारक माना गया है। इसके साथ साथ मैं आपको और एक नियम बताऊंगा, लेकिन अभी आप इतना समझें कि ये सप्तम स्थान और द्वितीय स्थान, इसमें ये शुक्र जो ग्रह बनते हैं वो इस लग्न के लिए प्रबल मारक माने जाते हैं। स्थिति बस शुक्र अगर ऐसी स्थिति में होते हैं जो हम कमजोर या खराब मानेंगे, तो इस लग्न में शुक्र की दशा लगने पर व्यक्ति को मरण तुल्य कष्ट और पीड़ा का सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं हम तीसरे स्थान के स्वामी की। जैसे कि मैंने बताया, ये त्रिषढ़ा स्थान हो गया आपका, तो ये त्रिषढ़ा स्थान का स्वामी है, और यहां पर बुध की दूसरी राशि आती है, ये मिथुन है, ये कन्या है। यहां पर त्रिक में आ गई, एक तो राशि इसकी आ गई त्रिषढ़ा में और एक आ गई त्रिक स्थान में। तो यानी बुध भी इस लग्न के लिए परम अकारक ग्रह है। जिस स्थान पर भी बुध बैठते हैं, जिस स्थान को भी देखते हैं, उस स्थान के फलों में कमी करते हैं। यदि कोई ऐसी स्थिति बन जाएगी कि ये उपचय स्थान में चले जाएंगे, जो मैं आपको बताऊंगा आगे, अभी आपको बस इतना ही समझना है कि बुध इसमें परम पापी ग्रह होते हैं। कोई विशेष स्थिति बन जाती है तो बुध भी इसमें योगकारक फल दे सकते हैं, जो कई जन्म पत्तियों देखने को मिलता है, लेकिन बुध इसमें पापी माने जाते हैं, क्योंकि एक तो त्रिषढ़ा स्थान के स्वामी हो गए और एक त्रिक स्थान के स्वामी हो गए। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा की एक ही राशि होती है, चंद्रमा इसमें केंद्र के स्वामी है। तो चंद्रमा की दशाओं में जरूरी नहीं है, केंद्र स्थान को शुभ माना गया है, विष्णु रूप माना गया है, लेकिन जरूरी नहीं है चंद्रमा अपनी दशा में शुभ फल देंगे, क्योंकि स्थिति देखनी पड़ती है, केंद्र स्थानों के स्वामियों की स्थिति देखनी पड़ती है कि वह किन ग्रहों से योग बना रहे हैं तो शुभ देंगे, अगर खराब ग्रहों से योग बना रहे हैं तो खराब फल देंगे। इन सबका सम्यक विश्लेषण करना पड़ता है। तो ये केंद्र स्थान में आ गया। अब आता है यहाँ पर सूर्य। सूर्य की पंचम भाव में सूर्य की राशि सिंह राशि विराजमान है। तो ये सूर्य इस लग्न के लिए बेहद योग कारक ग्रह है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था, त्रिकोण के स्थान के स्वामी हमेशा योग कारक होते हैं। तो सूर्य इस लग्न के लिए जहां भी बैठेंगे, अगर अच्छे ग्रहों में बैठेंगे तो उस स्थान की उन्नति ही करेंगे। खराब ग्रह में बैठने पर मतलब उस ग्रह के उस स्थान के खराब फल को कम करेंगे। अब बात करते हैं हम, ये छठवें स्थान की बात हो गई, सातवें स्थान की बात हो गई, ये मारक स्थान हो ही गया। अष्टम स्थान, यहां पर मंगल लग्न का भी स्वामी, अष्टम स्थान का स्वामी है, तो मंगल यहां पर खराब फल नहीं देंगे। मंगल की दशा अंतरदशा में व्यक्ति को खराब फल नहीं मिलेंगे यदि मंगल बलवान होंगे तो। इसके बाद आते गुरु। बृहस्पति, बृहस्पति की एक राशि त्रिकोण में है, दूसरी 12 में त्रिक स्थान में है। तो यहां पर मैं आपको एक नियम बता दूं, ये दो स्थान न्यूट्रल माने जाते हैं, 12वां और दूसरा। न्यूट्रल यानी कि ये दो ग्रह जहां भी बैठते हैं, जिन ग्रहों के साथ बैठते हैं, वैसा ही फल व्यक्ति को देते हैं। तो ये स्थान गुरु का न्यूट्रल हो गया, ये परम शुभ हो गया। तो गुरु इस लग्न के लिए परम योग कारक ग्रह है। गुरु जिस स्थान पर भी बैठेंगे, जिस ग्रह से संबंध बनाएंगे, उसको बहुत ज्यादा बलवान कर देंगे और उस ग्रह से संबंधित फलों में आदमी को अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं दशम स्थान की। दशम स्थान के स्वामी शनि है, केंद्र है स्थान जे, और एकादश स्थान के स्वामी है। जैसा कि मैंने बताया था कि केंद्र को हमें देखना पड़ता है कि ये शुभ फल देगा कि अशुभ फल देगा, और ये स्थान जो त्रिषढ़ा स्थान है ये तो अशुभ होता ही है। तो यहां पर शनि को भी अशुभ फल देने वाला माना जाता है। और ये स्थान की बात हो ही गई। हमारी त्रिकोण में, गुरु की त्रिकोण में भी राशि है और 12वें घर में भी है।
इस प्रकार इस लग्न के अंदर सर्वाधिक योग कारक ग्रह मंगल, सूर्य और गुरु हैं, और सर्वाधिक अकारक ग्रह बुध है, क्योंकि बुध तीसरे और छठवें स्थान का स्वामी है। शनि भी अकारक है, क्योंकि ये 10वें और 11वें स्थान का स्वामी है, और शुक्र मारक है ही। शुक्र जहां बैठते हैं, जहां देखते हैं, और यदि वो लग्नेश से संबंध बनाते हैं या किसी भी भाव के स्वामी से संबंध बनाते हैं, वहां पर उसको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। इन जन्मपत्री के सभी 12 भावों में एक लिविंग थिंग देखी जाती है, एक नॉन लिविंग थिंग देखी जाती है। जैसे तृतीय भाव से हम व्यक्ति के प्रयत्न, पराक्रम, उसकी मेहनत, उसका परिश्रम, उसका कम्युनिकेशन, उसकी भाषण की कला, तो ये तो नॉन लिविंग थिंग्स हो गई। और लिविंग थिंग्स इस भाव की है भाई, यानी कि सहोदर, छोटे भाई बहन। इसी प्रकार पंचम स्थान के जितने भी कारक तत्व मैंने आपको अपने पिछले वीडियो बनाए हैं, संतान इस भाव की लिविंग थिंग हो गई। और जो नॉन लिविंग थिंग है वो है प्रसन्नता है, क्रिएटिविटी है, मंत्रणा शक्ति है, सोच विचार की शक्ति है, मस्तिष्क है हमारा। ये सब पंचम स्थान की नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इस जन्म पत्री के अंदर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, विश्लेषण किया है, उसी आधार पर हमें देखना पड़ता है कि ग्रह शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा। दोस्तों, अपना प्रोग्राम खत्म करने से पहले मैं आपको एक मेष लग्न वालों को एक वास्तु टिप्स देना चाहता हूँ, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगी। यदि मेष लग्न का व्यक्ति कोई भी है, उसकी जन्मपत्री मेष लग्न की है, और वह कर्जे से पीड़ित है, शत्रुओं से पीड़ित है, या धन की कमी से पीड़ित है, तो वो एक वास्तु उपाय कर सकता है, ताकि उसको इन सभी स्थितियों से राहत मिल सके। उसको करना क्या है कि आपने सुना होगा एलोवेरा का एक पौधा आता है, तो एलोवेरा का एक पौधा अपने घर के पश्चिम उत्तर में, पश्चिम मध्य से थोड़ा सा उत्तर की तरफ जाते हैं, वहाँ पर बुधवार को उसको लगाना है। यदि वो उसको लगाता है तो उसके शत्रुओं में कमी आएगी, उसके कर्जों में कमी आएगी, और घर में धन धान्य की स्थिति बढ़ेगी। मैं चाहता हूँ मेरा ये वीडियो आज का यहीं तक रहे, और आप इसको समझें, देखें। यदि इससे संबंधित आपकी कोई क्वेरी हो तो मुझे बताएं, कमेंट करें, मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगा। यदि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जिनेंद्र।